नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना कुमार भास्कर वर्मा सेतु राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, कांग्रेस ने किया असम को नजरअंदाज, पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी का आतंकियों पर करारा प्रहार। कहा, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, आतंकियों को कंधे पर बैठाती थी कांग्रेस। असम के डिब्रूगढ़ में बनी पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का किया अवलोकन। मोरान हाईवे पर राफेल, सुखोई और तेजस ने भरी उड़ान। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। कराईकल की जनसभा में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अगले 5 साल विकसित पुडुचेरी के लिए समर्पित। साउथ ब्लॉक में हुई आखिरी कैबिनेट बैठक में 3 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को मिली स्वीकृति। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को भी मिली मंजूरी। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार का फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने पर है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मां भारती का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हिम्मत से फैसला लेने की बजाय सिर्फ बयान दे सकते हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो कर सकते थे क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते,
वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में असम में व्याप्त रहे अशांत माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, वहां आज के समय में हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। लेकिन भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। पहली बार असम में बोडो, कार्बी, आदिवासी, डीएनएलए, उल्फा ऐसे हर संगठन से जुड़े साथियों ने बंदूक छोड़कर देश के संविधान का रास्ता चुना है, शांति और विकास की राह पकड़ी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह पुडुचेरी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। शाह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का माहौल बनाया, लेकिन एनडीए की सरकार ने पुडुचेरी में भ्रष्टाचार का खात्मा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल विकसित पुडुचेरी बनाने के लिए समर्पित होंगे। पांच साल तक कांग्रेस सरकार ने यहां पर भ्रष्टाचार और एक प्रकार से अव्यवस्था का माहौल बनाया था। 5 साल में हमने भ्रष्टाचार समाप्त करा, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला है और समय है अब अगले 5 साल पुडुचेरी को विकसित पुडुचेरी बनाने का टाइम आ गया है। अगले 5 साल हम सब दृष्टि से पुडुचेरी को विकसित बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड डील से देश के मछुआरों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किसानों का, पशुपालन करने वाले भाइयों बहनों का और मछुआरों का 100% प्रोटेक्शन करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी दौरे के दौरान भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल की दीवार पर पेंटिंग भी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल 10,000 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में वेंचर कैपिटल निवेश को बढ़ावा देना है। ये योजना भारत की स्टार्टअप यात्रा के अगले चरण को गति देने के लिए तैयार की गई है, जिससे दीर्घकालिक घरेलू पूंजी जुटाई जा सके।
वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके और इनोवेशन यानी नवाचार आधारित उद्यमिता को समर्थन मिल सके। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 1.0 ने भारत को दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप देशों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में 500 स्टार्टअप से बढ़कर आज देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स मात्र 300-400 से 2 लाख से ज़्यादा अभी स्टार्टअप्स हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट की तरफ से फंड रहेगा। साथ में बहुत सारे फंड्स इसके साथ जुड़ेंगे, फिर मिलके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनेगा। जो 1.0 फंड ऑफ फंड 2016 में लॉन्च हुआ था, उसमें साथ में जुड़े थे 145 फंड्स और जुड़े थे उसके साथ, और करीब 25,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुए 1,370 स्टार्टअप्स। अब ये 2.0 में इस मोमेंटम को मेंटेन भी करना है और 1.0 से जो लर्निंग्स आई उन सब लर्निंग्स को साथ लेना है। साउथ ब्लॉक में हुई कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साउथ ब्लॉक राष्ट्र के कई ऐतिहासिक निर्णयों का केंद्र रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने नया प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे अब सेवा तीर्थ कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्थान मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की प्रेरणा स्थली बना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। यहाँ से रिफॉर्म एक्सप्रेस को पूरे देश में प्रोत्साहन मिला है। स्वच्छ भारत अभियान, गरीब कल्याण से जुड़े अभियान, डिजिटल इंडिया, जीएसटी जैसे व्यापक सुधारों को आकार मिला। यहाँ से ही आर्टिकल 370 की दीवार गिराने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे सामाजिक न्याय के साहसिक और संवेदनशील निर्णय लिए गए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के निर्णयों के माध्यम से भारत ने अपनी दृढ़ और आत्मविश्वासी सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश विश्व को दिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2026 को विकसित भारत के संकल्पों को नए पंख देने वाला बताया है। मुंबई में नरीमन पॉइंट स्थित महाराष्ट्र भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे देश की प्रगति का एक ठोस मार्गदर्शक दस्तावेज करार दिया। गोयल के अनुसार इस बजट के 3 मुख्य स्तंभ आर्थिक विकास, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास की नीति है। ये बजट न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि भविष्य के समृद्ध भारत की नींव भी रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ समावेशी विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वो विकसित भारत को नए पंख देने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको दर्शाता है। जो 3 प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो दूसरा प्रमुख स्तंभ इस बजट का है वो है 140 करोड़ देशवासियों की आशा, उमंग, अपेक्षाओं को पूरा करना। तीसरा जो स्तंभ है वो है सबका साथ सबका विकास। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के बजट की मुख्य बातों पर प्रकाश डाला। साथ ही बजट से महाराष्ट्र के विकास को मिलने वाली गति पर जानकारी भी दी।
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र को बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो बुनियादी ढांचे, कृषि, कपड़ा, व्यवसाय और यातायात जैसे क्षेत्रों को मजबूती देगा। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे क्षेत्र पर जोर देते हुए कहा कि 2009 से 2014 में राज्य को सालाना औसतन 1170 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि अब ये राशि 24,000 करोड़ हो गई है। वहीं मुंबई पुणे और मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों का जिक्र किया। IICT के माध्यम से युवाओं की स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन पर फोकस का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष के रेलवे बजट में महाराष्ट्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी लगभग 20 गुना ज्यादा। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई में आने जा रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर लैब होगा, स्कूल कॉलेजों के बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका देगा। पुणे और नागपुर को ग्रोथ हब्स के रूप में 5 वर्ष में डेवलप किया जाएगा। मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 10 वर्षों में 26 के लिए रेलवे ने 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स का संकल्प लिया। आज रेलवे बोर्ड ने साफ सफाई में सुधार और गति शक्ति कार्गो के जरिए माल परिवहन को और अधिक कुशल बनाने को मंजूरी दी है। इन सुधारों पर अमल आज से ही शुरू हो गया है। हर सेक्टर में रिफॉर्म्स का माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। रेलवे में पिछले 10 वर्षों में करीब 180 के आसपास रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। रेलवे आज इंडियन रेलवे आज सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर दुनिया में बन चुकी है और नई जनरेशन की ट्रेन्स, नए तरीके से कामकाज, वो सब चीज़ें आने लगी है। अब 2026 के लिए संकल्प लिया है रेलवे में 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देहरादून के जॉली ग्रांट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री नड्डा का स्वागत किया गया और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने विश्वविद्यालय के छात्रों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला और समाज में बदलाव लाने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। दिल्ली भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दिल्ली के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने बताया कि इस तरह की कार्यशालाएं पूरे देश में आयोजित की जा रही हैं। निश्चित तौर के ऊपर ये जो कार्यशाला है पूरे देश भर में आयोजन की जा रही है। हर प्रदेश के अंदर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो हमारे थे, उनकी जो कहते हैं ना कि अंत्योदय से लेके जो उनके तमाम जो हमारे थे, उसके बारे में हमारे को बताना और नीचे तक इसको लेके जाने का उसका वो है। के रूप में जब स्थापना हुई तो अंतिम ध्येय अंत्योदय था। तो ये हमारे संस्कार हमारे पूर्वजों ने, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रशिक्षण के रूप में कार्यकर्ताओं को देने के लिए हमेशा प्रेरित किया है और अब उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण के कार्यक्रम पूरे देश भर में कर रही है। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण समिट को लेकर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि ये आयोजन मंत्रालय के साथ साथ पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। उनके अनुसार ये समिट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगी। ये AI समिट संस्कृति मंत्रालय के लिए और इस सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारे यूज़ केसेस और सॉल्यूशंस बना रहे हैं जिससे कि जो भाषा का बैरियर है वो टूटे और हमारी जो ज्ञान परंपरा है, वो चाहे मैन्युस्क्रिप्ट्स के माध्यम से आई हो, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से आई हो, चाहे वो स्मृतियों के माध्यम से आई हो, उसको हम सही तरीके से और बड़े आसान एक्सेस से, सर्च से हम भारत के नागरिकों तक, हमारी यंगर जनरेशन तक पहुंचा पाएँ और विश्व में भी जो विभिन्न इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें भी इस ज्ञान परंपरा को हम फैला पाएँ। उसके लिए बहुत अच्छे यूज़ केसेस हमने बनाए हैं। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना के सिख गुरुओं पर दिए बयान के संबंध में पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी किया है। समिति विशेषाधिकार हनन मामले में आतिशी के बयान और पंजाब पुलिस की टिप्पणियों पर जांच कर रही है, जिसके चलते पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव DGP पंजाब और जालंधर के पुलिस आयुक्त को समिति ने निर्देश दिया है कि वो 20 फरवरी 2026 तक पूरे मामले का लिखित जवाब विशेषाधिकार समिति को सौंपे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई 8,505 माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची को चुनाव आयोग ने वापस लौटा दिया है। आयोग ने फिर से सूची भेजने का निर्देश देते हुए पूछा है कि राज्य बताए कि इसमें कितने AERO हैं और किस ग्रेड के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य ने चुनाव आयोग को 8,505 लोगों की सूची भेजी थी। इस सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप B अधिकारियों के नामों की सूची भेजने को कहा था, वहीं राज्य की सूची में LDC और नर्सों सहित ग्रुप C श्रेणी के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। यहां तक कि आयोग ने जांच में यह भी पाया कि सूची में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं जो पहले से ही AERO के रूप में काम कर रहे हैं। इसी के चलते ये सूची वापस भेज दी गई। और इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।